राजा राम जाट ने क्या किया, उस मकबरे को खोद करके उसके हड्डी तक को निकाल के बाहर फेंक दिया। ये मधुमक्खी की तरह है, यदि इनको आप नहीं छेड़िएगा, इनको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा तो आपका कुछ नहीं करेंगे, आपको शहद देंगे। लेकिन बंगाल से जो भू राजस्व आता था ना, उसका बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता था किसी भी मुगल शासक को, क्योंकि मुगल साम्राज्य का विघटन हो चुका है और उसके विघटन होने के बाद भारत में एक बार फिर से बहुराज्यीय व्यवस्था कायम हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारा एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मुगल साम्राज्य का विघटन हो चुका है और उसके विघटन होने के बाद भारत में एक बार फिर से बहुराज्यीय व्यवस्था कायम हो जाता है। क्योंकि देखिए, मुगल साम्राज्य जब कमज़ोर हुआ तो कई तरीके के नए नए राज्यों का उद्भव होता है, जैसे कि उत्तराधिकारी राज्य जिसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद ये सब राज्य हैं। फिर विद्रोह से उत्पन्न हुए राज्य जो मुगल साम्राज्य का हमेशा से विद्रोह करते रहते हैं, उस तरीके के राज्य जैसे जाट राज्य हो गए, मराठा हो गए, सिख राज्य हो गए, रुहेला हो गए, ये सब राज्यों की बात की थी हमने। फिर हमने बताया था कि मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर के राज्य भी हैं, जिसमें त्रावणकोर का राज्य, मैसूर का राज्य, इन सब राज्यों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा इन्हीं टॉपिक के ऊपर रहेगा, जैसे कि उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन से राज्य उभर करके आए और किसने उस राज्य की स्थापना किया, क्या क्या उसका प्रोसेस रहा। एक सामान्य परिचय इसके बारे में हम लोग लेंगे, क्योंकि 18वीं सदी के पूर्वार्ध का हमारा डिस्कस चल रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, उसमें सिर्फ आपको बेसिक जानकारी पूछा जाता है, आपको डीपली जानकारी। ये पूर्व मध्यकाल का चीज़ है। आपको जैसे कि मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल ये जो चीज़ें हैं, तो मध्यकाल मेडावल हिस्ट्री का ये चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में इसकी शुरुआत इसलिए कर रहे हैं ताकि एक बैकअप तैयार हो जाए, हमको एक परिचय मतलब बैकग्राउंड क्रिएट हो जाए, ताकि जब हम प्लासी का युद्ध की बात करें, जब हम बक्सर के युद्ध की बात करें, सिराजुद्दौला की बात करें, तो हमको ये सारा चीज़ समझ में आना चाहिए कि आखिर पीछे क्या हुआ था, बैकग्राउंड में क्या हुआ था। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करें। देखिए, सबसे पहली चीज, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने बताया था कि मुगल साम्राज्य के विघटन होने के बाद 3 तरीके के राज्य उद्भव होते हैं। एक उत्तराधिकारी राज्य, दूसरा विद्रोही राज्य और तीसरा परिधि के बाहर के राज्य। अब हम लोग उसमें पहला टॉपिक हमारा है उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य जिसमें 3 तरीके के राज्य हमने बताया था। पहला बंगाल, दूसरा अवध और तीसरा हैदराबाद का राज्य। हैदराबाद, ये 3 तरीके के राज्य हमने बताया था। तो सबसे पहले यदि हम बंगाल की बात करें, देखिए जो जो चीज़ें हम बोल रहे हैं ना, उसको आप आंसर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ मतलब देखिए हम लिखवा तो नहीं रहे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास रहता तो हम उसका एक टॉपिक के जरिए लिखवा भी देते। यदि आप बताएंगे तो उसको लिखवा भी देंगे, हालांकि लिखवाने का कोई मतलब नहीं होता। आप बस वीडियो अच्छे से देख लें, अपने मन से आप लिख सकते हैं। बस आप बुक भी पढ़ते रहेगा ताकि आपको शब्द का नॉलेज हो जाए, आप उसको अच्छे तरीके से लिख पाएँ। क्योंकि कई बार होता क्या है कि मतलब जानता तो सब है, मतलब हम जो बताएं, कहानी बताएं या जो भी चीज़ें बताएं, वो आप समझ जाइएगा, आपको पता तो चल जाएगा। जब वही चीज़ लिखने को कहा जाएगा ना, तो आप उसको नहीं लिख पाइएगा। इसका सबसे सिंपल सा कारण ये है कि आप बुक नहीं पढ़े होंगे। यदि आप बुक पढ़ लीजिएगा ना, तो आप आसानी से उसका जो भी मतलब समझें, आप जो भी चीज़ें आप समझे हैं उसका मतलब आप उत्तर में लिख सकते हैं, यदि आप बुक पढ़े होंगे। क्योंकि बुक पढ़ने से आपके पास शब्द आता है।
तो शब्दों पर ध्यान देते हुए आप बुक को पढ़िए, तब जा करके ना आप एक बेहतर स्टूडेंट बन पाइएगा। देखिए बंगाल, अब यदि हम बंगाल की बात करें तो देखिए बंगाल से पहले आपको कुछ कहानी बताते हैं थोड़ा सा। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि मतलब इस समय 18वीं सदी की बात हो रहा है ना। कब की बात हो रहा है? 18वीं सदी की, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। तो उसके बाद जो भी मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही ना मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता है और उसका विघटन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 18वीं सदी की बात कर रहे हैं। इस समय कई सारी कंपनियां भारत की ओर देखती है और कई सारी कंपनियां भारत के अंदर मतलब स्टैब्लिश हो जाती है। जैसे ब्रिटिश कंपनी हो गई, डच कंपनी हो गई, फ्रांसीसी कंपनी हो गई, दक्षिण पूर्व एशिया का भी कंपनी कुछ था। हालांकि पुर्तगीज तो पहले से ही आ चुके थे, बहुत ही पहले आए थे पुर्तगीज, वही पुर्तगाल को कह रहे हैं। तो इस समय कई सारी कंपनियां यहाँ पर मतलब स्टैब्लिश हो चुकी थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो हमारा भारत है, तो देखिए जो भारत है, तो भारत का मतलब जो भी इलाका रहा हो, तो भारत से सारा सामान, यहाँ का जो संसाधन होता था, वो संसाधन ये सारी कंपनियां मिलकर के एक्सपोर्ट करती थी, अपने यहाँ भेजती थी। कहाँ पर भेजी? अपने यहाँ। ब्रिटिश अपने यहाँ, पुर्तगाल अपने यहाँ, इस तरीके से। और हो सकता है यहाँ से संसाधन इकट्ठा करके इंटरनेशनल मार्केट में ले जा करके बेचेंगे ताकि अपना लाभ कमा सके, अपना प्रॉफिट कमा सके। तो इस समय भारत में 18वीं सदी में एक्सपोर्टिंग का जो सिस्टम था ना, जो निर्यात होता था, बहुत ही ज़्यादा होता था। और उसमें भी, निर्यात में भी सबसे ज़्यादा जो निर्यात का जो परसेंटेज यदि हम डिवाइड करें, तो यदि हम निर्यात का परसेंटेज डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये जो बंगाल वाला इलाका है ना, ये जो बंगाल वाला इलाका है, ये पूरा, पहले पूरा था ना, बांग्लादेश भी तो बंगाल के अंदर ही आता। तो ये जो बंगाल वाला इलाका था, इसमें पूरा भारत से हालांकि एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है निर्यात, जिसको हिंदी में निर्यात कहते हैं, ठीक है, इसको अंग्रेजी में एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और एक होता है आयात, आयात, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। देखिए, निर्यात का मतलब होता है ना कि भारत से कोई सामान बाहर हम भेज रहे हैं तो वो निर्यात हो गया, निर्यात हो गया, एक्सपोर्ट कर दिए। और आयात का मतलब हम कहीं बाहरी दुनिया से, बाहरी देश से कोई सामान भारत के अंदर लेकर के आ रहे हैं तो वो आयात होता है, वो इंपोर्ट होता है। क्लियर है? तो 18वीं सदी में कई सारी कंपनियां भी आ चुकी थी और वो सारी कंपनियां किस लिए आई थी? लाभ कमाने के चक्कर में आए थे। तो जब उसको लाभ कमाना था तो जाहिर सी बात है यहाँ से संसाधनों को इकट्ठा करेगा और अपने यहाँ मार्केट में ले जा करके बेचेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो उस समय पूरे भारत से तो एक्सपोर्ट हो ही रहा था। बंगाल से, ये बंगाल का इलाका यदि हम कहें तो बंगाल से लगभग 40% एक्सपोर्ट होता था पूरे भारत का। पूरे भारत में जितना एक्सपोर्ट होता था संसाधन, उसका 40% एक्सपोर्ट सिर्फ बंगाल से होता था, क्योंकि बंगाल एक समृद्ध क्षेत्र था उस समय, बहुत ही ज़्यादा संसाधन था इसके पास। अब कई मामला में ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार या फिर ब्रिटिश कंपनी के लिए, ब्रिटिश कंपनी भारत में इतना आगे क्यों बढ़ गया, तो इसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि वो भारत में सबसे ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र वाला बंगाल के इलाके वाले, मतलब इस जगह को वो अपने कब्जे में कर लिया था। इस पर जब उसका अधिकार हुआ बंगाल पर, तब जाकर के ब्रिटिश कंपनी जो है इस पूरे भारत पर लगभग अपना वर्चस्व दिखाने लगता है।
तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब बंगाल इतना समृद्ध है, आप समझ सकते 40% एक्सपोर्ट सिर्फ बंगाल से, जबकि कई सारे क्षेत्र हैं भारत के अंदर। तो आप समझ सकते हैं उस समय तो भारत के अंदर ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान वाला इलाका भी लगभग आ ही रहा था, क्योंकि मतलब मुगल साम्राज्य में तो था ही ना काबुल, कंधार, गजनी वाला इलाका। तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें, काबुल, गजनी, कंधार, वैसे हमने बताया था डिस्कस कहाँ पर है, लेकिन फिर इसके बारे में हम बात करेंगे जब नादिर शाह का आक्रमण होता है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। तो एक रेफरेंस के तौर पर आपको हम कहानी वो सारा बताएंगे आगे आने वाले क्लास में। तो आप बस इतना समझिए कि बंगाल को लेकर के आपके दिमाग में एक इमेज जरूर क्रिएट हुआ होगा कि बंगाल उस समय 18वीं सदी में बहुत ही समृद्ध राज्य था, संसाधनों से परिपूर्ण था, ऐसा राज्य था। अब कई लोग तो मतलब ऐसा कहते हैं कि जो बाहरी के जो देश होते थे, भारत के आसपास वाले इलाके के जो देश होते थे, जैसे अफगानिस्तान, उज्बेक साम्राज्य का, सफावी ईरान, फिर यूरोप के, ये लोग ना मतलब उनका मतलब भारत में संसाधन इतना था ना कि लोग चाह रहे थे कि भारत पर कब्जा हमारा हो जाए। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि भारत में कई सारे मुसलमान शासक या फिर कई सारे लोग, ब्रिटिश भी आकर के लूट करके ले गए बहुत सारी चीज़ें। भारत में संसाधन है तभी तो लूट के ले गए। जिस बैंक में मनी है ही नहीं, पैसा है नहीं, वहाँ से क्या लूटेगा कोई? जहाँ पर है वहीं तो लूट होगा ना। तो आप समझिए बंगाल कितना समृद्ध राज्य था। अब जब बंगाल में जब मतलब मुगल साम्राज्य का जब विघटन हो रहा था, जब कमज़ोर पड़ रहा था, औरंगजेब के मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया, तब बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। किसने? तो हालांकि स्वतंत्र राज्य बना दिया किसने? तो मुर्शीद कुली खान ने। अब देखिए, अब हम लोग अच्छे से समझते हैं बंगाल के बारे में। देखिए, ये तो बस बंगाल का एक ओवरव्यू था। अब आप समझिए, देखिए मुर्शीद कुली खान, देखिए मुर्शीद कुली खान ये जो मतलब ये हालांकि दीवान के पद पर पहले से ही मौजूद था। देखिए आपको एक चीज और बता देते हैं कि औरंगजेब 1700 ईस्वी में, लगभग 1700 ईस्वी में, औरंगजेब 1707 में उसका मृत्यु हुआ है, आप समझिए। तो औरंगजेब 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। दीवान, प्रांतीय दीवान के रूप में इसका मतलब नियुक्ति किया था। आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रांतीय दीवान। देखिए कई तरह, देखिए ये दीवान क्या होता है जनरली, देखिए आप समझिए मुगल साम्राज्य में, हालांकि ये मध्यकालीन भारत का ये मतलब ये टॉपिक है, दीवान क्या होता है, उसका प्रांतीय बख्शी क्या होता है, सद्र क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मध्यकालीन भारत के है। लेकिन हालांकि थोड़ा सा रेफरेंस आपको देते हैं। देखिए जिसे मान लेते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, केंद्रीय प्रशासन जिसको कह सकते हैं, केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मुगल साम्राज्य का सेंटर में, ठीक है। तो उस समय अभी जो राज्य हम लोग कहते हैं ना, उस समय जैसे प्रांत जिसको कहते हैं प्रांत, तो उस समय होता था सूबा। क्या होता था? सूबा होता था, सूबा। प्रांत न करके उसको सूबा कहते थे। इस सूबा में कई सारे जो है अधिकारी होते थे। अब अलग अलग तरीके के अधिकारी होते थे। एक होते थे सूबेदार, सूबेदार का पद होता था। ये सब अधिकारी का पद है। क्या है? ये सब पद है। एक होता था प्रांतीय दीवान, ठीक है। फिर होता था बख्शी, प्रांतीय बख्शी, प्रांतीय बख्शी, और एक और होता प्रांतीय सद्र। देखिए ऐसे कई सारे प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उनका नाम अलग अलग होता था, वो मेडावल हिस्ट्री की बात है। तो
तो आप बस इतना समझिए कि जैसे देखिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर सूबा यानी कि राज्य हो गया, और राज्य के अंदर कई सारे अधिकारी हो गए। ये सूबेदार, मान सकते हैं सूबेदार, दीवान, इसका मतलब हुआ कि मतलब आप समझ सकते हैं एक आईपीएस हो गया, ये आईएएस हो गया, इस तरीके से। ये प्रांतीय बख्शिश सेनापति को कहा जाता था। प्रांतीय सद्र वो धार्मिक जो मतलब अधिकारी होते थे, धर्म के लेकर के जो अधिकारी होते थे, मतलब धार्मिक न्याय करना है, इन सब चीज़ों का, धर्म से रिलेटेड जो भी न्याय पद्धति होता था उसके लिए एक अधिकारी होता था, प्रांतीय सद्र उसको कहते थे हम लोग। ठीक है, मतलब मुगल साम्राज्य में, हम लोग नहीं कहते थे, मुगल साम्राज्य में ये सब पद थे। तो देखिए सूबेदार, आप मतलब देखिए ये सूबेदार और दीवान को तो मतलब इसलिए नियुक्त किया जाता था, ये भू राजस्व का जो है ना, मतलब कितना पैसे से रिलेटेड राजस्व वसूली करना, या फिर और भी कई सारे अधिकार दिए जाते थे दीवान को, और ये एक प्रशासनिक जो सामान्य प्रशासन देखता रहता हो, ठीक है, जैसे पुलिस वगैरह का जो काम होता है ना, उस तरीके से दोनों का लगभग मतलब बराबर अधिकार दे करके ये औरंगजेब या फिर मुगल साम्राज्य का जो मतलब शासक होते थे, तो वो दोनों को किसी सूबा के अंतर्गत, ठीक है, क्या करते थे कि दोनों अधिकारी को रखते थे ताकि ये दोनों आपस में बैलेंस किया हुआ रहे। अब ऐसा ना हो कि सूबेदार, अब जिस एरिया में मान लेते हैं ये भारत है, ये मान लेते हैं ये भारत है, तो भारत में इस इलाके में हमने भेजा एक अधिकारी को जिसका नाम है सूबेदार को भेजा, तो ऐसा ना हो कि इस इलाके में एक ही अधिकारी हो तो सूबेदार कहे कि नहीं अब इस इलाके को हम स्वतंत्र करेंगे, ये हमारा राज्य हो गया। ऐसा ना करे, इसके लिए इसके कंपटीशन के तौर पर एक और पद होता था जिसको कहते थे दीवान। बहुत ही मतलब सुसंगठित अधिकारी को जो है ना यहाँ पर रखते थे। और मुर्शिद कुली खां एक बहुत ही मतलब राजस्व का ज्ञाता था, ठीक है, तो उसको प्रांतीय दीवान के पद पर 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने ही बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने, किसने, औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को दीवान के पद पर, बंगाल के दीवान के पद पर नियुक्त करता है। क्लियर है? क्योंकि देखिए बंगाल के दीवान पर नियुक्त करना मतलब बड़े संसाधनों वाले एरिया पर, वहाँ जैसे देखिए अब जब औरंगजेब, हमने बताया था कि औरंगजेब जब गया था दक्षिण की तरफ, यहाँ पर जब कृष्णा नदी के आसपास जब मराठों के साथ उलझा हुआ था, ठीक है, युद्ध में, तो उस समय औरंगजेब को ये नज़र हमेशा रहता था कि मतलब वैसे तो हर जगह का जो है ना, हर जगह से उसका भू राजस्व आता रहता था, रेवेन्यू जिसकी बात कर रहे हैं, यानी कि भूमि से जो कर, टैक्स के रूप में जो भी पैसा मतलब आता था, तो संसाधनों पर जो भी पैसा आता था, तो वैसे तो हर राज्य से आता था, लेकिन बंगाल से जो भू राजस्व आता था ना, उसका बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता था किसी भी मुगल शासक को, क्योंकि जैसे बंगाल का इतना मतलब राजस्व होता था कि उससे मतलब ये लोग समझते थे कि बंगाल का यदि राजस्व आ जाए तो हमारा काम निकल जाएगा, तो इतना मतलब वैल्यू था बंगाल के राजस्व का। तो इसलिए मुर्शिद कुली खां एक योग्य अधिकारी था, इसलिए उसको दीवान के पद पर नियुक्त किया था औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल के दीवान के पद पर। क्लियर? अब क्या हुआ कि जब 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे जो है मतलब उसके बेटों में लड़ाई हो जाता है, उसके पुत्र दोनों आकर के आजम, मोहम्मद आजम और बहादुर शाह प्रथम, ये दोनों जिसको मुअज्जम कहते थे, तो इन दोनों में जब लड़ाई हो जाता है उत्तराधिकारी के पद के लिए, तो धीरे धीरे करके ना मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगता है। और आगे चल करके मुअज्जम के बाद जहांदार शाह, और जहांदार शाह के बाद फारुखसियर, जब 1712 ईस्वी में फारुखसियर जब 1712 ईस्वी में
यहाँ पर मुगल शासक के रूप में मतलब पद पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है मुगल साम्राज्य के फर्रुखसियर 1712 में। तो ये 1712 से 19 तक चलता है, ठीक है। सॉरी 1712 में तो जहांदार शाह रहता है ना, 1713 से 1719 में। तो 1713 से 1719 में जब फर्रुखसियर यहाँ पर मतलब मुगल साम्राज्य के शासक बनता है, उसके बाद मुर्शिद कुली खां को 1717 ईस्वी में, मुर्शिद कुली खां को 1717 ईस्वी में सूबेदार का पद नियुक्त करता है। किसका? सूबेदार का पद नियुक्त करता है कौन? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर क्या करता है कि मुर्शिद कुली खां को सूबेदार का पद नियुक्त करता है। ये कहाँ का मतलब सूबेदार नियुक्त किया गया? पहले दीवान था, औरंगजेब इसको दीवान के पद पर नियुक्त किया था। कहाँ? बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल वाले इलाके में, इस वाले इलाके में, ठीक है। अब फर्रुखसियर उसको सूबेदार बनाता है। हालांकि यहाँ तो बताया जा रहा है कि फर्रुखसियर सूबेदार के पद पर नियुक्त करता है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि मुर्शिद कुली खां 1717 ईस्वी में अपने ही मतलब दीवान तो पहले से था और सूबेदार के पद को भी अपने में समाहित कर लेता है। मतलब सूबेदार खुद ही बन गया, दीवान खुद ही बन गया। और जब दोनों खुद ही बन जाएगा तो ये दोनों पद को मिला करके एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं नवाब। नवाब। तो अब बंगाल का जो मतलब बंगाल राज्य का जो मतलब अधिकारी होता था, अब वो दीवान और सूबेदार न होकर के नवाब कहलाने लगे। इसी को नवाब कहते हैं। सूबेदार का पद और दीवान का पद दोनों आप अपने में ही समाहित कर लिया। ये कौन किया? मुर्शिद कुली खां ने 1717 ईस्वी में। उसके बाद क्या किया कि बंगाल का जो राजधानी ढाका था, तो ढाका को बंगाल का राजधानी मतलब ढाका न रहते, जैसे एक राज्य बनाया तो राज्य बनाया तो उसका राजधानी होगा। तो बंगाल में ढाका अच्छा शहर था, तो बंगाल को ढाका न शहर बना करके मतलब राजधानी न बना करके, बंगाल का राजधानी ढाका न बना करके मुर्शिदाबाद अपने नाम पर ही क्या करता है? मुर्शिदाबाद नाम का राजधानी बनाता है। यानी बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद कर देता है मुर्शिद कुली खां। 1717 में क्या करता है? एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना करता है बंगाल में, ठीक है। कई बार ये भी कहा जाता है कि 1727 ईस्वी में बंगाल राज्य का स्थापना करता है। हालांकि देखिए 1727 में तो इसका मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है मुर्शिद कुली खां का। लेकिन आप यहाँ से कह सकते हैं कि 1717 से ये अपने अधिकार में जब ये नवाब बन जाता है, बंगाल का नवाब कब नियुक्त होता है, कब बनता है? 1717 ईस्वी में। क्लियर है? उसके बाद आप समझ सकते हैं तो मुर्शिद कुली खां कई तरीके के चेंजिंग करता है। राजस्व, अब सूबेदार का पद इसी के पास, दीवान का पद इसी के पास, खुद ही नवाब बना हुआ है। तो ये कई सारा चेंजिंग करता है अपने राज्य में। प्रशासनिक व्यवस्था में चेंजिंग करता है, भू राजस्व प्रणाली में चेंजिंग करता है। जैसे आपको हम यहाँ पर बता दें, देखिए नेक्स्ट पेज में लेते हैं। देखिए सबसे पहला चेंजिंग ये करता है कि ये भू राजस्व प्रणाली का एक नया जो प्रणाली विकसित हुआ था, जो जहांदार शाह ने स्टार्टिंग किया था उसका अलग, तो वो लगभग इजारेदारी व्यवस्था का, इजारेदारी व्यवस्था को लागू कर देता है अपने राज्य के अंदर। इजारेदारी व्यवस्था क्या होता है? कोई भूमि है हमारे पास, मान लेते हैं ये 2 कट्ठे का भूमि है या फिर 2 बीघा का या 2 एकड़ का ये हमारे पास ज़मीन है, तो हम इसको किसी दूसरे को दे देंगे और उसको बोलेंगे कि 2 साल के लिए, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए आप रख लो। 5 वर्षों के लिए आप ये हमारा 2 एकड़ का भूमि रख लो और आप उसके बदले में हमको 2 लाख रुपया दे दो या फिर 10 लाख रुपया दे दो, जो भी हो उसका डिमांड के ऊपर। तो ये इजारेदारी व्यवस्था होता था, ठीक है, जिसको ठेके पर बोलते हैं ना, ठेके पर भूमि को दे देना और उस तरीके से राजस्व को तहसील देना।
तो ये व्यवस्था इसने अपनाया। फिर दूसरा, तकावी ऋण का उपयोग किया। ठीक है, तकावी ऋण। तकावी ऋण क्या होता है? देखिए, एक ऐसा लोन, इसको लोन कहते हैं अंग्रेजी में, लोन देना। ठीक है, तो एक ऐसा ऋण देना। तकावी ऋण कहने का मतलब ये होता है कि कोई गरीब किसान हो जिसको विकास करना हो, उसको मदद किया जाता था। वो कैसे? तो इसकी शुरुआत तो मुर्शिद कुली खां ही करता है तकावी ऋण का। तो ये क्या होता था, जैसे कि मान लेते हैं किसान के पास बीज खरीदने का पैसा नहीं हो, खाद डालने का पैसा ना हो, या फिर उसका जो मतलब जो खेत को कोड़ा जाता है ना, वो हथियार का पैसा ना हो, तो उस तरीके से मदद किया जाता था ताकि किसान राजस्व को देने में, टैक्स को पूरा करने में क्षमता अपना विकसित कर सके। ताकि मेहनत करेगा, थोड़ा सा हम यदि पैसे का हेल्प कर देते हैं तो मेहनत करेगा और उससे जो मतलब इनकम होगा उसका कुछ % हमको मिल जाएगा। तो किसानों का क्षमता विकसित कराने में तकावी ऋण का उपयोग करता है ताकि वो टैक्स को पूरा अच्छे तरीके से भरपाई कर पाए। फिर उसके बाद किसानों की मदद भी हो जा रहा है इस हिसाब से। तो कई सारे चीज़ जो है ये मुर्शिद कुली खां अपने राज्य के अंदर बदलाव करता है। ठीक है, कई सारा चीज़ करता है। उसके बाद मुर्शिद कुली खां, हालांकि देखिए मुर्शिद कुली खां जो है, मुर्शिद कुली खां मतलब नवाब तो बन जाता है बंगाल का, लेकिन मगध साम्राज्य का यानी कि जो सेंटर है, तो बंगाल से जो रेवेन्यू जाता था, जो राजस्व जाता था, उसको कभी बंद नहीं किया। अपने शासनकाल के दौरान बंद नहीं किया। वो हमेशा राजस्व उसको देता रहा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा में उसको राजस्व पहुंचाता रहा। औपचारिक रूप से जो है उससे मतलब विरोध नहीं किया मुगल साम्राज्य से। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट खुलेआम मतलब विरोध नहीं किया। ठीक है, तो ये एक मुर्शिद कुली खां का ये एक मतलब रहा माहौल। फिर उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद आता है, इसका दामाद रहता है, उसका नाम होता है शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन नाम का इसका दामाद रहता है। वो बंगाल का नया नवाब घोषित होता है। कब? ये 1727 ईस्वी में इसका डेथ हो जाता है। तो उसके बाद 1727 में शुजाउद्दीन यहाँ पर क्या होता है, 1727 से लेकर के 1739 ईस्वी तक इसका ये बंगाल का नवाब बना रहता है। शुजाउद्दीन नाम रहता है इसका। ये भी मुगल साम्राज्य से कभी भी डायरेक्ट मतलब विरोध नहीं करता, उसको भू राजस्व पहुंचाता रहता है। जो भी रेवेन्यू आता था बंगाल से उसका कुछ ना कुछ मात्रा पहुंचाता रहता था। फिर इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सरफराज खां। इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सरफराज खां। ये 1739 से लेकर के 40 तक, मतलब 1740 तक 1 साल ही रहा इसका कार्यकाल। ये बंगाल का नवाब बना सरफराज खां। ये शुजाउद्दीन का पुत्र था और मुर्शिद कुली खां का ये क्या था, दामाद। ठीक है, तो देखिए अब यदि हम ये बता दें आपको कि सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी तक ही क्यों रहा, क्योंकि 1740 में सरफराज खां का एक सेनापति था जिसका नाम था, कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखिए सरफराज खां का एक सेनापति था जिसका नाम था अलीवर्दी खां। ये क्या था, सेनापति था। किसका सेनापति था? सरफराज खां का ही सेनापति था, अलीवर्दी खां नाम था उसका। ठीक है, अब अलीवर्दी खां क्या करता है कि गिरिया के युद्ध में, कहां पर, गिरिया में युद्ध करता है सरफराज खां से और इसकी हत्या कर देता है और बंगाल का नवाब खुद ही बन जाता है।
सरफराज ये अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जनरली बिहार का नायब सूबेदार रहता है पहले। ये पहले क्या रहता था, ये बिहार का नायब सूबेदार रहता था, नायब सूबेदार। इसका मतलब क्या होता है, देखिए बिहार का नायब सूबेदार था अलीवर्दी खां। बाद में वो मतलब सेनापति के रूप में भी काम करता था सरफराज खां का। सरफराज खां का सेनापति था, ये नायब सूबेदार भी था बिहार का। तो देखिए नायब सूबेदार का कहने का मतलब क्या होता है कि अभी जो हमने बताया था ना कि प्रांतीय सद्र जैसा काम, ये एक धार्मिक शिक्षक के तौर पर काम करता था। नायब सूबेदार का मतलब होता है धार्मिक शिक्षक, जो धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से सेना में आत्मविश्वास को भरता था, मतलब आत्मविश्वास को डेवलप करता था धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से। तो ये अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है और 1756 ईस्वी तक ये शासन करता है, ठीक है, बंगाल के नवाब के रूप में। अलीवर्दी खां आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बता दें, आपको प्रीलिम्स में आपको जरूर पूछा जाएगा या फिर कोई फैक्चुअल एग्जाम में कि अलीवर्दी खां ही एक ऐसा शासक हुआ बंगाल का, मतलब ऐसा नवाब बना जो पहली बार मुगल साम्राज्य के विरुद्ध जा करके क्या किया, उसको भी भू राजस्व जो मतलब रेवेन्यू जो आता था बंगाल से वो देना बंद कर देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन और सरफराज खां ये तीनों बंगाल के नवाब थे, लेकिन भू राजस्व हमेशा मतलब रेवेन्यू हमेशा मुगल शासक को पहुंचाते रहते थे कुछ न कुछ मात्रा में। लेकिन अलीवर्दी खां जब से नवाब बनता है मुगल शासक को राजस्व देना बंद कर देता है। तो ये आपको जो है एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप समझ सकते हैं। तो अलीवर्दी खां यहाँ पर एक मामला में इस तरीके से काम हो रहा है। दूसरा चीज आपको बता देते हैं कि अलीवर्दी खां, देखिए मराठा जो साम्राज्य थे ना, पहले जो विद्रोही साम्राज्य थे, मुगल के विद्रोही साम्राज्य में मराठों का नाम हम आगे बताएंगे आपको मराठों के बारे में। तो मराठा लोग क्या करते थे, अलीवर्दी खां को हमेशा टॉर्चर कर देते रहते, युद्ध करते रहते, इसको तबाह मतलब परेशान करते रहते थे। तो अलीवर्दी खां ने क्या किया, मराठों से एक संधि करता है 1751 में। 1751 में मराठों से एक संधि करता है और उस संधि के माध्यम से अलीवर्दी खां मराठों से परेशानी दूर करता है। वो कैसे, तो वो संधि में क्या करता है कि उड़ीसा का एक बड़ा भूभाग, बंगाल के अंदर लगभग उड़ीसा का भी कुछ भाग आता था, तो उड़ीसा का कुछ एक भाग और वार्षिक चौथ के रूप में कुछ टैक्स देने का प्रयास करता है। और एक संधि के माध्यम से, जैसे देखिए चौथ जो हमने बताया था ना, इस भूमि से जितना इनकम हो रहा है उसका 25%, 1/4 पैसा जो है राजस्व होता था, उसको चौथ कहते थे। ये हमने पिछले क्लास में बताया है। तो वार्षिक चौथ के रूप में और उड़ीसा का कुछ भूभाग मराठा को अलीवर्दी खां दे देता है और संधि कर लेता है 1751 में। तब जाकर के मराठा उसको परेशान नहीं करता है। क्लियर है। अब आगे अलीवर्दी खां के बाद आएगा कौन, सिराजुद्दौला 1756 में। कौन आएगा, इसका नाम यहां लिखते हैं, ठीक है। इसका पुत्र होता है, अलीवर्दी खां का ही पुत्र है, इसका नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बनता है। फिर आगे हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से सिराजुद्दौला के मतलब 1757 का प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी होता है, प्लासी का युद्ध होता है और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। तो ये सारा चीज़ जो है ना हम आगे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो 18वीं सदी से उत्तरार्ध का चीज हो जाता है, 18वीं सेंचुरी से बाहर का चीज। जैसे देखिए 18वीं सेंचुरी को हमने दो भागों में डिवाइड किया था ना, एक 1700 से लेकर के 1750 तक और दूसरा 1750 से लेकर के 1800 ईस्वी तक।
तो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके हिसाब से, तो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस क्या हमने बताया था, एक टॉपिक हमने डिसाइड किया था शुरुआत क्लास में। उस टॉपिक में हमने बताया था कि 1750 से लेकर के 1800 ईस्वी, मतलब 1750 से आगे की ओर, ठीक है, वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। लेकिन ये एक बैकग्राउंड क्रिएट होगा, आपको पता चलेगा। जब हम सिराजुद्दौला की बात करेंगे तो आपको पता रहेगा, जब हम नवाब की बात करेंगे तो आपको पता रहेगा कि नवाब होता क्या है, सिराजुद्दौला कौन है, ये किस तरीके से बंगाल का नवाब बना, किसका बेटा था, ये सारी बैकग्राउंड आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, देखिए अलीवर्दी खां जनरली ये ब्रिटिश सरकार को, जिसे ब्रिटिश और फ्रांसीसी जब बंगाल में एंटर किए थे इस समय, तो बंगाल में अपना किलाबंदी करते रहते थे। किलाबंदी, एक पूरा एरिया धरे, एरिया पकड़ के, कुछ एरिया पकड़े, उसका किलाबंदी कर दे, चारों तरफ से घेर देते थे और उसमें अपना सामान जो है रखते थे, संसाधन जो भी था उसमें स्टोर करके रखते थे और वहीं से एक्सपोर्ट करते थे। तो अलीवर्दी खां जो है कलकत्ता और चंद्रनगर, दो जगहों पर, देखिए जिसे ब्रिटिश सरकार और फ्रांसीसी, जिसे ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी क्या कहा था कि कलकत्ता को और चंद्रनगर, बंगाल में है चंद्रनगर, ये दो जो जगह था ना, बेहतर जगह था बंगाल में, तो इन दोनों जगहों पर किलेबंदी की अनुमति मांगा था अलीवर्दी खां से। अलीवर्दी खां ने इनको मना कर दिया कि नहीं, हम आपको कलकत्ता और चंद्रनगर पर किलाबंदी का अनुमति नहीं देंगे। और एक चीज़ और, अलीवर्दी खां ब्रिटिश को या फिर यूरोपियन कंपनी को, ठीक है, जो यूरोपीय थे, यूरोप से आए थे, पुर्तगाल हो गया, चाहे डच या फ्रांसीसी जो भी रहे, तो यूरोपियों को अलीवर्दी खां मधुमक्खी का संज्ञा देता है, उपमा देता है, संज्ञा है, उपमा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मधुमक्खियों का उपमा देता है। किसका? मधुमक्खियों का। इनका कहना है अलीवर्दी खां का कि जो भी यूरोपीय लोग हैं, यूरोप के जो लोग हैं या वहाँ के जो कंपनी जो एंटर किए भारत में, ये मधुमक्खी की तरह है। यदि इनको आप नहीं छेड़िएगा, इनको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, तो आपका कुछ नहीं करेंगे, आपको शहद देंगे। इनको छेड़छाड़ मत कीजिए, आपको शहद खिलाएंगे, ठीक है, मध जिसको कहते हैं, हनी। लेकिन जब आप इसको छेड़ दीजिएगा ना, तो आपको काट काट के मार डालेंगे, इसलिए आप इनसे दूर ही रहें। ये तरीका, मतलब अलीवर्दी खां ने उनको उपमा दिया था यूरोपियों को, मधुमक्खियों का। तो ये बंगाल का एक बेसिक सा ओवरव्यू था, जिससे आपको ये पता चला होगा कि बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया। और नवाब होता क्या है, तो सूबेदार और दीवान के पद को आपस में मिला करके नवाब बन जाता है। ये बंगाल की बात है, हमने सिराजुद्दौला पर ले जा करके रोक दिया है। सिराजुद्दौला 1756 में बनता है, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी ये सब देखेंगे बाद में। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे ना, तो आपका ये पूरा ओवरव्यू क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। अब समझते हैं अवध के बारे में, ठीक है। दूसरा जो हमारा राज्य है वो है अवध, ठीक है। तो अवध की बात करते हैं हम लोग। देखिए अवध जो है ना, बंगाल से सटा हुआ ही राज्य है, बंगाल से बगल में है। जैसे ये भारत है ना, तो मतलब ये बंगाल का इलाका है ये वाला, तो इधर ये अवध का इलाका है, ठीक है। तो अवध बंगाल से सटा हुआ ही राज्य है। आपको यदि हम फिगर दिखा दें तो आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये जो इलाका है ना, ये इलाका ये बंगाल का इलाका है, ठीक है। ये पूरा इलाका बंगाल है और इसी से सटा हुआ इलाका यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अवध का इलाका, थोड़ा सा इस तरीके से ये अवध का इलाका है, ठीक है। तो ये पूरा इलाका आप समझ सकते हैं, ये अवध का है और ये बंगाल का है। तो बंगाल और अवध आपको ये दिख रहा होगा। एक और इलाका यहाँ पर आपको हम बताएंगे आगे, हालांकि आगे बताना है तो अभी क्या बताना, देखिए तो बंगाल का इलाका आपको शायद पता चल गया होगा। तो देखिए बंगाल के इलाके में, यदि अब हम आपको बात बता दें कि अवध जो है बंगाल के सटा हुआ है ना, तो
अवध भी एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना करता है, अवध में भी, और उसका स्थापना करने वाला कौन होता है? उसका नाम होता है सआदत खां। क्या नाम है उसका? सआदत खां। देखिए, सआदत खां ये अवध का स्वतंत्र राज्य का स्थापना करता है अवध में, और इसकी यदि हम बात करें तो ये 1722 ईस्वी में ये अवध का स्वतंत्र राज्य का घोषणा करता है और अवध का नवाब बन जाता है। क्लियर है? अब देखिए, सआदत खां का एक बड़े दिलचस्प चीज़ है, हालांकि इसकी क्या है बात करें, ये जिसे होता ना, ये जब नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था यहाँ पर दिल्ली के पास, तो मतलब मुगल शासक में, तो जब दिल्ली के पास आक्रमण हुआ तो मोहम्मद शाह ने, इस समय कौन शासक था? मोहम्मद शाह। 1719 से मोहम्मद शाह का शासन स्टार्ट हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला, जो हमने बताया था 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल। तो मोहम्मद शाह सआदत खां को बुलाता है कि आइए और आकर के हमारे मतलब सपोर्ट कीजिए, मतलब नादिर शाह से युद्ध हो रहा है तो सपोर्ट कीजिए आप। तो इसलिए जाता है। तो जब ये पकड़ा जाता है तो ये अपना आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, इसका एक अलग ही कहानी है, वो हम बताएंगे आगे आपको। तो सआदत खां यहाँ पर जो है 1722 में क्या करता है? अवध का नवाब बनता है। ठीक है, और ये लगभग 1739 में, जब तक कि ये आत्महत्या न कर ले जा करके, तो 1739 में इसका डेथ हो जाता है। और इसके बाद आता है सफदर जंग। सफदर जंग क्या होता है? सफदर जंग इसका उत्तराधिकारी बनता है, अगला शासक बनता है। और सफदर जंग क्या करता है कि अवध में कई सारी व्यवस्थाएं में चेंजिंग लाता है। कई बार तो ये भी माना जाता है कि इसी के शासन काल में लखनवी तहजीब का विकसित होना एक मतलब अजीब सा घटना देखा गया था। लखनवी तहजीब का घटना देखा गया इसी के शासनकाल में अवध में। लखनवी तहजीब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी दो धर्मों में आपस में एकता बना हुआ, यानी हिंदू मुस्लिम में एकता दिखने लगता था इसके शासनकाल में अवध में। तो ये लखनवी तहजीब एक अजीब सा घटना था उस समय, क्योंकि उस समय धार्मिक कट्टरता ज़्यादा बढ़ गया था, तो आप समझ सकते हैं। तो सआदत खां के बाद जो उत्तराधिकारी आता है सफदर जंग, इसको मोहम्मद शाह ने इसको भी बुलाता है। तो उस समय मोहम्मद शाह इसको एक पद देता है, जिसका ये तो नवाब पहले से था ही, इसको वजीर का पद जो है ना इसको देता है, वजीर। ठीक है, तो जब वजीर का पद देता है तो अब जो है अवध का नवाब सिर्फ न कहा करके नवाब वजीर कहने जाने लगा। क्या कहने जाने लगा? नवाब वजीर सफदर जंग, ऐसा इसको कहा जाने लगा। तो ये सारा चीज जो है चल रहा था। फिर सफदर जंग के बाद सफदर जंग 1739 में 1739 से 54 तक रहता है, शासन करता है। उसके बाद यहाँ का शासक आता है जिसका नाम होता है शुजाउद्दौला। ठीक है, कौन आता है? शुजाउद्दौला आता है 1754 ईस्वी में। और फिर हम देखेंगे, देखिए ये वही शुजाउद्दौला है जहाँ पर शाह आलम द्वितीय भाग करके अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास आता है। शाह आलम द्वितीय मुगल शासक, ठीक है, हमने बताया था 1759 में वो मुगल शासक के गद्दी पर बैठा था शाह आलम द्वितीय, और वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास आता है और इसी के साथ मिलकर के 1764 में बक्सर के युद्ध में शामिल होता है और हार जाता है। उसके बाद फिर अवध का क्या होता है वो हम इलाहाबाद के संधि में देखेंगे। तो ये सारा जो है अवध का ये पूरा मतलब ओवरव्यू था लगभग। ये लोग नवाब थे, नवाब वजीर हो गए, ठीक है, सफदर जंग के टाइम में। तो आप समझ सकते हैं ये अवध का, देखिए जनरली एक ओवरव्यू आपको बता रहे हैं बस, ठीक है, एक ओवरव्यू के तौर पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है तो
तीसरा जो हमारा राज्य होता है उसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद जो तीसरा उत्तराधिकारी राज्य होता है। हैदराबाद की यदि हम फिगर आपको दिखा दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आप इस इलाके में देख सकते हैं। देखिए ये निजाम, जो हैदराबाद के निजाम होता है ना, ये वाला इलाका, ये आप देख सकते हैं। ये कालीकट, ये कर्नाटक वाला इलाका है। हालांकि ये इतना ही इलाका इनका रहता है हैदराबाद का, लेकिन ये कर्नाटक वाला इलाका भी बाद में इनका हो जाता है। तो ये हैदराबाद का इलाका हो जाता है, ठीक है। तो हैदराबाद में निजाम जो आप देखेंगे ना, हम आपको बताते हैं कि देखिए हैदराबाद का जो स्वतंत्र मतलब देखिए हुआ क्या है, हैदराबाद को लेकर के भी आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद शाह जो है हैदराबाद का, देखिए हमने बताया था कि मुगल साम्राज्य में 3-4 गुट बन गए थे। तुरानी गुट, ईरानी गुट, अफगानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, ये सारे गुट बने हुए थे। तो उस गुट में तुरानी गुट का जो मेन आदमी था वो था चिनकिलिच खां। निजाम उल मुल्क के नाम से जानते थे उसको। चिनकिलिच खां उसका नाम था। क्या नाम था उसका? चिनकिलिच खां। चिनकिलिच खां, इसको एक उपाधि दिया था मोहम्मद शाह ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने। वो उपाधि क्या था? निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क आसफ जहां। निजाम उल मुल्क आसफ जहां का उपाधि देता है। कौन देता है उपाधि? ये मोहम्मद शाह रंगीला। चिनकिलिच खां को क्यों उपाधि देता है? क्योंकि इसने जो है तुरानी गुट का था ना, तुरानी गुट का था। तो हमने बताया था कि तुरानी गुट सैयद बंधु के जो गुट थे, सैयद बंधु से हमेशा उनका जो है 36 का आंकड़ा चलते रहता था। तो सैयद बंधु को डेथ कराने में, उनको मारने में इसका बड़ा ही मतलब हाथ था, इसका भी हाथ था। ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना किंग मेकर का काम करना, इस तरीके से काम करता था। और इसलिए मोहम्मद शाह ने इसके ऊपर खुश होकर के इसको निजाम उल मुल्क आसफ जहां का उपाधि देता है। अब निजाम देखता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक अब स्थिर मतलब बिखर रहा है, विघटन हो रहा है। तो हम इसमें कुछ कुछ सुधार करके इसको बचाते हैं, जो भी चीज़ें बचा हुआ है अभी तक। तो इसने कई सारे राजस्व प्रणाली में, कई सारे प्रशासनिक प्रणाली में जो है ना, इजारे व्यवस्था में, या फिर जागीरदार जो भूमि था उसको भी कई सारा चीज़ों में ये बदलाव करना स्टार्ट कर देता है। अब जब बदलाव हो गया तो कई लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे, और खिलाफ होकर के मोहम्मद शाह पर जोर दिए कि उसको रोको, हमको तकलीफ हो रहा है। तो इस तरीके से मोहम्मद शाह उन लोगों के दबाव में आकर के, बाकी जो अदर अधिकारी थे उनके दबाव में आकर के निजाम उल मुल्क को रोक देते हैं, बोलते हैं कि आप ये बदलाव मत करो। तो आसफ जहां को ये मतलब चिनकिलिच खां को ये एहसास हो जाता है कि मुगल साम्राज्य अब एक डूबती हुई नौका है और इस पर खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए देखिए 1722 में मोहम्मद शाह ने इसको वजीर का पद दिया था। किसका पद दिया था? वजीर का। तो 1724 में ये 2 साल तक क्या किया? बदलाव करना स्टार्ट किया था। 2 साल 1722 से 24 तक ये बदलाव कर रहा था, लेकिन हुआ क्या? बदलाव रोक दिया गया। तो निजाम उल मुल्क क्या किया? वजीर का पद त्याग दिया और 1724 में दक्षिण की ओर गया और हैदराबाद में एक अपना राज्य स्थापित किया। हैदराबाद को अलग स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। और उसके बाद आप समझ सकते हैं 1724 से 48 तक इसका शासनकाल रहा। लेकिन अपने शासनकाल में कभी भी, हालांकि देखिए बाद में तो मोहम्मद शाह ने इसके ऊपर कार्रवाई भी करवाया, मतलब भेजा था युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन वो हार करके वापिस आ जाता है इससे। तो वैसे भी लेकिन आसफ जहां कभी भी मुगल साम्राज्य को जो है क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं किया, उसको जहां तक हो सके बचा कर रखा। लेकिन ये कई बार जो है ना मराठों के युद्ध से भी परेशान रहता था। मराठा मतलब हैदराबाद वाले इलाके निजाम को भी मतलब टॉर्चर करते रहता था। तो मराठा से ये भी परेशान थे।
उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेज और फ्रांसीसी, जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच जो आंतरिक युद्ध होते रहते हैं कर्नाटक साइड में, तो उसमें हैदराबाद का आगे भविष्य देखा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य मतलब घोषित हुआ था। और इसके जैसी निजाम की मौत होती है, निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ के जैसे चिनकिलिश खां का मौत होता है, उसके बाद हैदराबाद का मतलब आंतरिक दिक्कतों में फंस जाता है और उसके बाद ब्रिटिश अपने हिसाब से उसको काम करता है। तो हम वो चीज़ें आगे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक ओवरव्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं ना, ताकि आप डेट और कई सारे नाम आप ना समझ पाए, क्योंकि दिक्कत होगा आपको, ठीक है। अवध में हमने 3 शासक का नाम बताया, बंगाल में 3-4 शासक का नाम बताया, हैदराबाद में एक ही शासक का नाम बताया। तो इसने ये थोड़ा थोड़ा जो है ना, आप बंगाल में भी 2 शासक को आप रख सकते हैं, एक मुर्शिद कुली खां, दूसरा अलीवर्दी खां को। अब बाकी को आप इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि आप समझिए बहुत सारा है ना, आप डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य घोषित होना 1724 में हैदराबाद का नवाब बनता है चिनकिलिश खां, जिसको निजाम कहते हैं। ये निजाम जब भारत जब स्वतंत्र होता है, उसके बाद जो भारत में जो हैदराबाद का विलय होता है, जो पटेल जी करते हैं, तो वो 7वां निजाम होता है। यही निजाम 7वां निजाम होता है, ये पहला निजाम होता है ये हैदराबाद का। तो आप समझिए, अब समझते हैं। देखिए ये सारा चीज जो अभी हमने बताया, ये क्या था? मुगल साम्राज्य के विघटन होने के बाद उसके उत्तराधिकारी राज्य जो है उभर करके आते हैं और अपना अपना स्वतंत्र राज्य घोषित करते सब अधिकारी लोग। तो वो 3 राज्य था, हैदराबाद, बंगाल और अवध, ठीक है। अब समझते हैं कि विद्रोह राज्य कौन कौन से थे। तो मुगल साम्राज्य के विघटन होने के बाद विद्रोह के तौर पर जो हमेशा उसका विद्रोह करते थे, उसका विरोध करते थे, तो उस हिसाब से जो मतलब राज्य सामने आता है वो मराठा होता है, सिख होता है, जाट होता है, रूहेला होता है। तो मराठा और सिख एक अपने आप में ही बड़ा टॉपिक है। मराठा लोग कई सारे काम किए हैं, तो उसको स्पेशल समझेंगे हम लोग, सिख को स्पेशल समझेंगे हम लोग। तो आज एक छोटा छोटा राज्य है, जैसे कि जाट राज्य, रूहेला राज्य, तो इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद क्लास को यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, क्योंकि अगर मराठा के बारे में बात करने लगे तो फिर 2 घंटे और समझो तो 1-1.5 घंटे आगे बढ़ जाएंगे। तो आप समझिए, देखिए, तो विद्रोही राज्य में पहला राज्य हम लोग समझते हैं जाट राज्य के बारे में, ठीक है। जाट राज्य, ठीक है। देखिए जाट राज्य, यदि लोकेशन इसका बताएं तो आप समझ सकते हैं, ये दिल्ली से चलिए तो आगरा मथुरा वाला जो इलाका है ना, उस इलाके में जाट लोग रहते थे। इसकी यदि हम आपको फिगर दिखा दें तो आप फिगर से शायद पकड़ पाइएगा। देखिए देखिए आप फिगर से थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बंगाल है, ठीक है। ये अवध वाला इलाका है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जाट वाला इलाका है, ये वाला इलाका है जाट का है। ये रूहेला का इलाका है। रूहेला जब हम आपको बताएंगे ना रूहेला के बारे में, रूहेला राज्य, उसके बारे में, ये रूहेला का राज्य है, ये जाट वाला इलाका है। और ये बंगाल, ये अवध, ये आपको निजाम वाला इलाका आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो ये सारा 18वीं सदी का भारत है। आप मैप को अच्छे से देख करके समझ पाइएगा। गूगल पे जाइए, आपके पास फ़ोन है तो गूगल तो होगा ही, गूगल पे जाइए, मैप को डाउनलोड कीजिए, लिखिए उसमें 18वीं सदी का इंडियन मैप, आपको 18th सेंचुरी का इंडियन मैप सर्च कीजिए, आपको ये फिगर नज़र आएगा, आप अच्छे से जा करके देख पाइएगा, ठीक है। तो देखिए आपको ये लोकेशन इसलिए दिखाना था क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम किसकी बात कर रहे थे? देखिए जाट राज्य की बात कर रहे थे।
जाट राज हमने बताया लोकेशन दिल्ली से चलिए आगरा और मथुरा वाला इलाका में जाट राज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप समझिए कि जाट क्या होते थे। ये जनरली किसान लोग होते थे, कृषक होते थे। इनमें जमींदार भी आते थे। किसान है तो जमींदार तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है, तो जमींदार लोग भी होते थे। अब जाट राज्यों को विरोध करने का या विद्रोह करने का मुगल साम्राज्य से क्या कारण रहा होगा? देखिए, किसी भी घटना के लिए ना कई सारे कारण होते हैं। एक दो कारण में कोई बड़ा सा इवेंट नहीं होता, कई सारा कारण होता है। तो उसमें कई सारे कारण थे, जैसे प्रोफेसर इरफान हबीब ने बताया कि जाट राज्य विद्रोह मुगल साम्राज्य से इसलिए किया क्योंकि कृषक संकट था। क्या था? कृषक संकट। तो कृषक संकट, ये देखिए इरफान, सबका एक माइंड सेट होता है, ठीक है ना। इरफान हबीब की जब भी बात करें तो किसान को घुसा ही देंगे, उसमें किसान को लेकर के आ ही जाते हैं। खैर, जो भी रहे कारण, तात्कालिक कारण क्या था उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। तात्कालिक कारण, लगभग 1667 ईस्वी में जाट जमींदार था एक, जिनका नाम था गोकुल जाट। गोकुल जाट, ठीक है, गोकुल जाट 1667 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में गोकुल जाट ने विद्रोह स्टार्ट किया था। इन्हीं के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तात्कालिक कारण सुनिए आप। तात्कालिक कारण ये था कि मथुरा के आसपास वाले इलाके में ना कृष्ण का एक मंदिर था, कृष्ण भगवान का, जिसको केशव राय मंदिर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? केशव राय मंदिर। केशव राय मंदिर के नाम से जानते हैं, कृष्ण मंदिर था। अब ये धार्मिक चीजें हैं, तो मथुरा का एक मुगल सूबेदार था। मथुरा का एक मुगल सूबेदार था जिसका नाम था अब्दुल नबी। अब्दुल नबी, ये मथुरा का क्या था? सूबेदार था, मुगल साम्राज्य का एक अधिकारी था जिसका नाम था अब्दुल नबी। ये मथुरा का क्या था? मथुरा का सूबेदार था अब्दुल नबी। इसने क्या किया कि केशव राय मंदिर के कुछ भाग को ध्वस्त कर दिया। अब जब कुछ भाग को ध्वस्त कर दिया तो लोग पहले से ही कई सारे कारणों में उलझे होंगे, गुस्सा से भरे होंगे मुगल साम्राज्य के प्रति। अब जब धार्मिक चीज़ों पर उन पर जब अटैक होता है, धर्म को लेकर के जब अटैक होता है, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा उग्र हो जाते हैं और गोकुल जाट के नेतृत्व में विद्रोह होता है। पहला विद्रोह 1667 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध होता है। इस समय मुगल शासक कौन था? आप समझ सकते हैं, 1667 ईस्वी है तो 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल रहता है। तो औरंगजेब एक शक्तिशाली शासक के रूप में रहता है। उस समय मुगल साम्राज्य भी शक्तिशाली रहता है। तो औरंगजेब ने क्या किया? गोकुल जाट के साथ साथ कई सारे जाटों का जो है दमन करता है और उसका विद्रोह को दमन करके शांत कर देता है। क्लियर है? फिर आगे जाकर के 1685 ईस्वी में राजा राम जाट इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बड़ा ही कहते हैं ना दिलेर जैसा काम वो क्या किया। आप जब यहाँ दिल्ली से आगरा की ओर जाएंगे ना, आगरा की तरफ, तो आपको सिकंदरा नाम का एक जगह मिलेगा, सिकंदरा, जहाँ पर अकबर का एक प्रसिद्ध मकबरा है। तो अकबर का एक मकबरा था, तो राजा राम जाट ने क्या किया? उस मकबरे को खोद करके उसके हड्डी तक को निकाल के बाहर फेंक दिया। तो आप समझ सकते हैं औरंगजेब को कितना गुस्सा आया होगा उस समय। औरंगजेब तो उस समय था ही, 1685 की बात। तो औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया और उसने उग्र दमन किया, बहुत ही दर्दनाक दमन किया इन लोगों का। तो जाट राज वहाँ भी जाट जो है वहाँ पर दमन का शिकार हो गए।
फिर उसके बाद आगे चल करके एक और जाट आते हैं जिनका नाम होता है चूरामन जाट। चूरामन जाट आते हैं और इन्होंने कई सारा चीज़ों को जो है जीत करके जयपुर वाले इलाका को, जो अभी पिंक सिटी है ना जयपुर, राजस्थान का राजधानी, तो उसको अपने एरिया में मिलाए हुए थे, जाट लोग थे। लेकिन मुगल की तरफ से ही एक थे सवाई जय सिंह, ठीक है, सवाई जय सिंह यहां लिख देते हैं, ठीक है। मुगल की तरफ से ही सवाई जय सिंह थे जो एक राजपूत शासक थे। तो इन्होंने चूरामन जाट को जो है एक मतलब जयपुर के अंदर ही थून किले में, थून नाम का जो किला था वहाँ पर घेरा बनाते हैं, सेना से घेर लेते हैं और घेर करके चूरामन जाट को क्या करते हैं, वहाँ पर बंदी बनाते हैं, जिसकी वजह से चूरामन जाट वहाँ पर आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है जिसका नाम होता है बदन सिंह, ठीक है, बदन सिंह। तो बदन सिंह क्या करता है, चूरामन का उत्तराधिकारी होता है बदन सिंह। तो बदन सिंह जाट को वहाँ से निकालता है और उसके चंगुल से छुड़ा करके एक स्वतंत्र जाट राज्य का स्थापना करता है। हालांकि कई मामलों में चूरामन और बदन सिंह दोनों का नाम आता है, यही दोनों मतलब स्वतंत्र राज्य का स्थापना किए थे, जाट राज्य का। लेकिन आप समझ सकते हैं चूरामन तो आत्महत्या कर लिया था, उसके उत्तराधिकारी बदन सिंह ने जाटों का जो है सुरक्षा किया और वहां से निकाला और स्वतंत्र जाट राज्य का स्थापना कर दिया। आगे चल करके 1707 ईस्वी में सूरजमल नाम का एक जाट आता है, ठीक है। 1707 में शायद डेट आप छोड़ दीजिए, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। सूरजमल जाट आता है आगे चल करके, और सूरजमल जाट क्या करता है, डेट मायने नहीं रखते, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए बस। आगे चल करके सूरजमल जाट आता है जो लंबा शासन करता है, लगभग 1748 ईस्वी तक शायद शासन करता है। डेट मायने नहीं रखता, फिर कह रहा हूँ, आप डेट जा करके देख लीजिएगा। सूरजमल जाट क्या करता है, एक अफलातून का स्थिति, जिसे बड़ा जाट रह जाता है ना, तो सूरजमल जाट को जाटों का अफलातून कहा जाता है, प्लूटो कहा जाता है, जाटों का अफलातून। तो आप समझ सकते हैं ये पूरा जाट राज्य था और सूरजमल जाट का मृत्यु के बाद जाट राज्य का पतन हो जाता है, जाट राज्य का कहानी खत्म हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं जाट राज्य की ये स्थिति थी। अब जो नेक्स्ट राज्य आता है उसके बारे में बात करते हैं, वो होता है रुहेला राज्य, ठीक है। तो दूसरा जो विद्रोही राज्य था दूसरा नंबर पे, उसका नाम रहता है रुहेला राज्य, ठीक है। तो रुहेला राज्य की बात करते हैं। रुहेला अभी जो हमने फिगर में दिखाया था ना, गंगा नदी के तट से, तराई वाला इलाका में गंगा नदी के तट से लेकर के कुमाऊं तक, उत्तराखंड में कुमाऊं जो है वहां तक का एरिया रुहेला राज्यों का था। रुहेला जनरली एक जनजाति था, नस्ल का नाम था, उसी के नाम पर यह राज्य का स्थापना हुआ था। इस राज्य की स्थापना करने वाले जो शासक थे वो अफगान के थे, अफगानिस्तान के थे। उनका नाम था अली मोहम्मद खां। अली मोहम्मद खां ये अफगान शासक थे और ये क्या करते हैं कि रुहेला राज्य का स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं? ये जब देखते हैं कि मुगल साम्राज्य अब कमज़ोर हो चुका है, मुगल साम्राज्य अब बहुत ही दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है, तो हम अपना भी एक स्वतंत्र राज्य का घोषणा कर देते हैं। और इसने अली मोहम्मद खान ने एक स्वतंत्र राज्य रुहेला राज्य का स्थापना कर देता है, ठीक है। इसके भी मतलब कई सारे मायने हैं। वैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1719 में ये एक मतलब स्वतंत्र राज्य का स्थापना करता है। ये अली मोहम्मद खान 1748 तक शासक रहता है वहाँ का राज्य का। अब आप समझ सकते हैं कि अली मोहम्मद खान के बाद एक शासक आता है। हालांकि देखिए रुहेला राज्य है तो इसका कोई ना कोई राजधानी होगा, तो इसका राजधानी पहले तो आंवला था,
कहाँ था? आंवला था, जिसको बरेली कहते हैं ना, यूपी में बरेली, अभी जो कहते हैं बरेली, गाना सुने होंगे शायद, बरेली के बाजार में, तो जो भी है, तो आंवला बरेली के पास। फिर बाद में, ये पहला राजधानी था, बाद में इसका राजधानी रामपुर कर दिया गया था। कहाँ पर? रामपुर। इसका बाद में राजधानी कहाँ पर बनाया गया? रामपुर के पास। तो आप समझ सकते हैं कि ये राजधानी में तब्दील किया गया। उसके बाद 1748 में एक संरक्षक हुआ। तो अभी ठीक है, वो बीच में लाइन कट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम बात कर रहे थे दूसरा जो राज्य था, विद्रोह राज्य रूहेला, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, रूहेला राज्य हमने बताया था कि गंगा के तट से लेकर के कुमाऊं वाला इलाका, उत्तराखंड के आसपास वाले इलाके में, वहां तक इसका राज्य था रूहेला का। रूहेला एक जनजाति यानी नस्ल का नाम था, ठीक है। इसकी स्थापना एक अफगान शासक अली मोहम्मद खां के द्वारा 1719 में किया गया था, ठीक है। ये लगभग 48 ईयर्स तक रहा था, ठीक है, मतलब 1748 तक। अली मोहम्मद खां जो है यहाँ का रूहेला राज्य का स्थापना किया था। क्यों? क्योंकि देखा कि मुगल साम्राज्य अब कमज़ोर हो चुका है, तो उसकी कमजोरी का फायदा उठा करके हम भी एक स्वतंत्र राज्य बना लेते हैं। जब बंगाल बना रहा है, अवध बना रहा है, जाट लोग बना रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे भाई, हम भी एक अपना स्वतंत्र राज्य बना लेते हैं। तो रूहेला नाम का एक स्वतंत्र राज्य घोषित करते हैं अली मोहम्मद खां 1719 में। क्लियर? अफगान के ये शासक थे। अब आप समझिए, रूहेला का एक पहला राजधानी था जो आंवला था, आंवला जो बरेली जिसको कहते हैं ना अभी बरेली, वही। और दूसरा जो राजधानी बनाता है वो रामपुर होता है, रामपुर, ठीक है। तो रामपुर शासक राजधानी दूसरा बार बनता है। क्लियर है? अब अली मोहम्मद खां के बाद 1748 में एक और संरक्षक आता है, आप कह सकते हैं। तो उसका नाम होता है हाफिज रहमत खां नाम है इसका शायद, हाफिज रहमत खां। ये 1748 में आता है और 1774 तक इसका शासनकाल रहता है, मतलब ये रहता है। और ये क्या करता है, जैसे अब रूहेला राज्य है तो इसको बाहरी आक्रमण से डर लगता था कि बाहरी कोई आक्रमण कर देंगे और हमारा राज्य को हथिया लेंगे। तो देखिए, रूहेला राज्य क्यों हथियाएंगे भाई दूसरा लोग, थोड़ा सा छोटा सा राज्य क्यों हथियाएंगे? इसलिए क्योंकि रूहेला एक बहुत ही उपजाऊ जमीन था, रूहेलखंड का जो एरिया था बहुत ही उपजाऊ जमीन था। तो हाफिज रहमत खां को यह हमेशा संदेह रहता था कि कोई बाहरी आक्रमण न कर दे, इसलिए इसने अवध के नवाब अवध से क्या करता है कि एक संधि करता है और उस संधि में बोलता है कि आप हमको बाहरी आक्रमण से सुरक्षा दीजिए, हम आपको 40 लाख रुपया आपको देंगे। जब आप मतलब हमारा सुरक्षा करेंगे, हम आपको 40 लाख रुपया देंगे। तो एक बार क्या होता है कि मराठा रूहेला पर आक्रमण कर देता है। मराठा लोग क्या करते हैं, रूहेला पर आक्रमण कर देता है। तो उस एवज में अवध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यानी ब्रिटिश कंपनी के साथ मिल करके मराठा को मार भगाता है। तो हाफिज रहमत खां का जो रूहेला राज्य था वो स्वतंत्र मतलब बचा रहता है, ठीक है। तो अवध का जो नवाब था सुजाउद्दौला अभी हमने बताया था 1754 में वो गद्दी पर बैठा था। तो सुजाउद्दौला क्या करता है, इससे 40 लाख रुपया का डिमांड करता है कि संधि के मुताबिक आप हमको पैसा दे दीजिए। हाफिज रहमत खां वो पैसा देने से इनकार कर देता है और इनकार करने की एवज में क्या करता है, जैसे ही इनकार करता है पैसा नहीं देता है, तो अवध का जो नवाब था सुजाउद्दौला वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल करके फिर से 1774 में कहाँ गया, 1774 में मिराम, ये एक जगह का नाम था, उसका नाम था शायद, कोई एक युद्ध किया था 1774 में और हाफिज रहमत खां को डेथ करवा देता है, मृत्यु दंड दिवा देता है, वहाँ पर मार देता है।
और बाकी का जो इलाका होता है यानी कि रामपुर जो इलाका बना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है कि रामपुर का एक नया शासक, एक नया जो है शासक नियुक्त करता है और फैजुल्ला खां को, देखिए फैजुल्ला खां को क्या करता है 1774 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फैजुल्ला खां को रामपुर का शासक बना दिया जाता है। लेकिन बाद में वो रह नहीं पाता क्योंकि शुजाउद्दौला के डर से ये सब बाकी सब समेत सब रूहेला लोग वहाँ से छोड़ करके भाग जाते हैं, अपना इलाका छोड़ करके भाग जाते हैं। तो ये सारा पूरा मतलब चल रहा था पूरा, मतलब ये विद्रोह राज या फिर उत्तराधिकारी राज ये सारे थे। और भी विद्रोह राज्य में है, मराठा हैं, सिख हैं, इनके बारे में भी अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, एक बड़े आपको इसके अंदर कुछ कहानियाँ भी देखने को मिलेगी, कुछ चीज़ें भी आपको मिलेगा। तो शायद उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।